हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BHIC 132, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम सेंचुरी 300 CE टू 1206 CE। तो दिस इज़ पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो करा रखा है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ उसे हमारे चैनल पर जरूर देखिए। उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को भी परचेज कर सकते हो, जहां पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मेंशन किए हैं। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पर जाना है। यहाँ पर आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है और अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, दैट इज़ BHIC 132। और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। और इस तरह से गेस्ट पेपर से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वापस से हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, जहां पर हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा गया है। और यहाँ पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन पे हम यहाँ पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, दैट इज़ एनालाइज द मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजन ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद जो रिलीजन था उसके अंदर क्या मेजर डेवलपमेंट्स किए गए, ये देखेंगे। द पोस्ट गुप्ता पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 6th to 20th century वाज एन इम्पॉर्टेंट फेज इन द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो भारत के धार्मिक इतिहास के अंदर अगर देखें तो जो पोस्ट गुप्ता पीरियड था वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज था। पोस्ट गुप्ता पीरियड कौन सा है, तो 6th century से लेकर के 12th century तक, यानी 6ठी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, ठीक है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर मेनी रीजनल किंगडम्स इमर्ज्ड। तो अगर हम गुप्ता एम्पायर का यहाँ पे डिक्लाइन जब देखें, ठीक है, तो उसके बाद जो देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रीय यहाँ पे किंगडम्स, ठीक है, उभर करके सामने आते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम रिलीजन बिकेम मोर डाइवर्स एंड डायनेमिक। और इसी समय जो होता है, जो धर्म जो होता है ना, वो ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। यानी लोगों के अंदर धर्म की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलप होने लगती है, ठीक है। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म कंटिन्यू टू डेवलप व्हाइल न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस ऑल्सो अपीयर्ड। तो यहाँ पे पहले से ही हिंदुत्व, ठीक है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म जो थे वो पहले से ही डेवलप थे, वो भी और डेवलप हो रहे थे। साथ ही साथ कुछ नए रिलीजियस मूवमेंट और प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे उभर करके सामने आती हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम सबको समझते हैं। ग्रोथ ऑफ हिंदुज़म, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड वाज द एक्सपेंशन ऑफ हिंदुज़म। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी गुप्ता पीरियड के बाद का जो समय था, उस समय जो हिंदुज़म था उसका बहुत ज़्यादा विकास होता है, एक्सपेंशन देखने को मिलता है। द वर्शिप ऑफ गॉड्स सच एज विष्णु, शिव, शक्ति बिकेम वेरी पॉपुलर। और इस समय जो भगवान हैं उनकी पूजा, खास करके विष्णु भगवान, शिव भगवान और शक्ति की पूजा बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर हो जाती है। वैष्णविज्म, वर्शिप ऑफ विष्णु, शिविज्म, वर्शिप ऑफ शिवा गेन मेनी फॉलोअर्स। और इस समय दो यहाँ पे बहुत उभर करके सामने आते हैं, दो भगवान हैं जिनके फॉलोअर्स उभर करके सामने आते हैं। एक जिनको वैष्णविज्म कहा जाता है, जो विष्णु की पूजा करते हैं, और एक शैविज्म, जो शिव की पूजा करते हैं। टेम्पल्स कंस्ट्रक्शंस इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी समय मंदिरों का निर्माण बहुत तेज़ी से बढ़ता है। किंग्स एंड वेल्दी पीपल डोनेट लैंड एंड वेल्थ फॉर बिल्डिंग टेम्पल्स। और यहाँ पे राजा महाराजा हो गए और जो भी धनी लोग होते हैं वो ज़मीनों का दान करने लग जाते हैं, पैसों का दान करने लग जाते हैं मंदिरों को बनवाने के लिए। These temples become an important center of religious, social and cultural activity। और ये सारे जो मंदिर होते हैं वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं धर्म का, समाज का और कल्चरल एक्टिविटीज़ करने के लिए, ठीक है। सो कैसे यहाँ पे भक्ति मूवमेंट का राइज होता है ये देखते हैं। राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट, द भक्ति मूवमेंट इमर्ज्ड एज अ पावरफुल रिलीजियस ट्रेंड। तो भक्ति मूवमेंट भी एक पावरफुल रिलीजियस ट्रेंड के वजह से ही उभर करके सामने आता है। इट एम्फेसाइज्ड पर्सनल डिवोशन, भक्ति टू गॉड रैदर दैन कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। अब ये जो भक्ति मूवमेंट होता है ना, ये खास करके भगवान की भक्ति के लिए यहाँ पर मतलब
उभर करके सामने आता है, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स या फिर सेक्रीफाइसेस को ये नहीं मानता है, ये सिर्फ भगवान की भक्ति में विश्वास रखता है। संत डाउट्स दैट सिंसियर लव एंड फेथ वेयर इनफ टू अटेन सैल्वेशन। तो यहाँ पे जो संत होते हैं, जैसे संत हम बहुत सारे संत को जानते हैं, कबीरदास हो गए, ठीक है, तुलसीदास हो गए, ये सारे संत जो होते हैं, उस तरह से जो संत होते हैं यहाँ पे वो सिखाते हैं कि एक सिंसियर लव और फेथ जो होता है ना वो काफ़ी होता है हमको सैल्वेशन को पाने के लिए, ठीक है। In South India, the Alvars, devotee of Vishnu, and the Nayanars, devotee of Shiva, played a major role in spreading भक्ति। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे दो हमको यहाँ पे ग्रुप मिलते हैं। एक अलवर्स होते हैं जिनको विष्णु के भक्त माने जाते हैं, और एक नयनर्स होते हैं जिनको शिव के भक्त माने जाते हैं। ये एक अहम रोल निभाते हैं भक्ति को फैलाने में। Their teachings promoted equality and attracted people for different social backgrounds। इनके जो टीचिंग्स होते हैं वो मतलब इनकी जो शिक्षा होती है वो लोगों को बताती है कि हमें इक्वालिटी को प्रमोट करना है, यानी कि समानता। और यहाँ पे सभी धर्म के, सभी अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को ये अट्रैक्ट करती है, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी को मानते हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ पे ऊंचा नीचा नहीं होगा, ठीक है। तो सभी ग्रुप के, सभी सोशल बैकग्राउंड्स के लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टैंट्रिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम तंत्र मंत्र जानते हैं ना, विद्या, उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज द ग्रोथ ऑफ टैंट्रिज्म। सो यही तंत्र का जो यहाँ पे हमको ग्रोथ देखने को मिलता है इस समय। टैंट्रिक ट्रेडिशंस बिकम इन्फ्लुएंशियल इन हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो इसके जो ट्रेडिशंस हैं ये हमको यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं हिंदुज़म में, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तीनों में। दिस प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड स्पेशल रिचुअल्स, मेडिटेशन, मंत्र एंड द वर्शिप ऑफ डिवाइन पावर दैट इज़ शक्ति। और इनके अंदर हमको देखने को मिलता है कि कई सारे हम स्पेशल रिचुअल्स करते हैं। रिचुअल्स मतलब कि पूजा पाठ की जो नीति होती है, ठीक है, अलग अलग तरह के, ठीक है, जो उसके अंदर बहुत सारे चीज़ों को करना होता है, दैट इज़ द रिचुअल्स, ठीक है। फिर मेडिटेशन होता है, इसके अंदर मंत्र होते हैं, मंत्र बोले जाते हैं बहुत सारे, और डिवाइन पावर का यहाँ पे पूजा किया जाता है जिसको शक्ति कहा जाता है, दैट इज डिवाइन पावर। Tantrism emphasized spiritual experience and mystical knowledge. It became particularly popular in eastern and southern part of India. अब जो ये तंत्र विद्या थी ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये फैल जाती है, और इसके अंदर कई सारे हमको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और मिस्टिकल नॉलेज भी देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द चेंजेस इन बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म में कुछ बदलाव हमको देखने को मिलता है। बुद्धिज़्म कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड बट इट ग्रेजुअली डिक्लाइंड इन मेनी रीजन्स। अब बुद्धिज़्म जो था वो अभी भी फैला रहता है, पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद भी ये फैलता है, बट धीरे धीरे इसको कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लगता है कुछ क्षेत्रों में। महायान बुद्धिज़्म बिकेम मोर प्रोमिनेंट एंड फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व। अब बुद्धिज़्म में जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे महायान, वज्रयान इस तरह से हो जाते हैं। तो जो महायान होते हैं वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, और वो फोकस करते हैं बोधिसत्व के पूजा में, ठीक है। वो बोधिसत्व को मानते हैं, उसकी पूजन करते हैं। वही जो वज्रयान है, वज्रयान बुद्धिज़्म विच इंक्लूडेड टैंट्रिक एलिमेंट्स ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी समय वज्रयान जो बुद्धिज़्म होते हैं वो भी अपने तंत्रिक विद्या को लेकर के यहाँ पर डेवलप होते हैं इसी पीरियड में। Although famous universities such as Nalanda University and Vikramshila University remained important centers of learnings, Buddhism slowly lost royal patronage in many areas। तो इसी समय कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ भी हमको देखने को मिलती है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाते हैं लर्निंग्स के लिए। और बुद्धिज़्म जो है वो अपना जो रॉयल पैट्रोनेज होता है, जो एक बहुत उच्च उसको स्तर की एक उपाधि जो मिलती है, वो धीरे धीरे कई सारे एरियाज से यहाँ पे ख़त्म होने लगती है, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब हम जैनिज़्म की बात करते हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ जैनिज़्म। सो जैनिज़्म ऑल्सो कंटिन्यू टू फ्लरिश स्पेशली इन वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। जैनिज़्म जो है, ठीक है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा फैलता है, खास करके वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया में, ठीक है। जैन मॉन्क्स स्प्रेड रिलीजियस टीचिंग्स एंड मेनी रूलर्स सपोर्टेड जैन इंस्टीट्यूशंस। जैन जो मॉन्क्स होते हैं, भिक्षुक जो होते हैं, वो कई सारे अपने रिलीजियस टीचिंग्स को फैलाते हैं, और उसके बहुत सारे रूलर्स जो होते हैं वो जैन इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट भी करते हैं। ब्यूटीफुल जैन टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स वेयर बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और कई सारे जैन मंदिर बनाए जाते हैं, सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं इसी पीरियड के दौरान, जो कि इंडियन के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी कंट्रीब्यूशन अपना करते हैं। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे, द पोस्ट गुप्ता पीरियड वाज विटनेस्ड मेजर रिलीजियस चेंजेस इन इंडिया। तो भारत के जो धर्म के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव के कारण हमको देखने को मिलते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद। Hinduism expanded through temples, worship, and the Bhakti movement. Tantric traditions became influential. Buddhism evolved but gradually declined, and Jainism continued to thrive. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हिंदुज़म अगर है तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फैलता है, मंदिरें बनाई जाती हैं और भक्ति मूवमेंट होते हैं। तांत्रिक
यहाँ पे जो विद्याएं हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज़्यादा फैलता है। बुद्धिज़्म जो है वो फैलता तो है शुरू में, बट वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं को डिक्लाइन देखने को मिलता है। उसका जो पैट्रोनेज है वो धीरे धीरे कम होने लगता है कई सारे क्षेत्र में। और वहीं जैनिज़्म की बात करें तो वो अभी भी और ज़्यादा वो अपना फैलाव कर रहा होता है। These developments shaped the religious and cultural life of medieval India and left a lasting impact on Indian society। और ये सारे जो विकास हो रहे होते हैं धर्म के ऊपर, कल्चरल लाइफ के ऊपर, ये कहीं ना कहीं आकार देते हैं मध्यकालीन भारत में और एक अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं भारतीय समाज के अंदर। तो इस तरह से हमने देखा कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में किस तरह से धर्म जो है वो हमको बदलते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस्कस द एग्रेरियन रिलेशंस इन द पीरियड बिटवीन सेंचुरी 700 to 1200 CE। So the period between 700 to 1200 CE was an important phase in Indian history। तो भारतीय इतिहास के अंदर अगर हम देखें तो 700 से लेकर के 1200 जो ईस्वी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज रहता है। एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी। इस समय जो कृषि है वो जीवन जीने का सबसे मुख्य स्रोत होता है और ये इकोनॉमी, ठीक है, हमारी इकोनॉमी का भी ये नींव रखता है, ठीक है। During this period, significant change took place in land ownership, cultivation, taxation and the relationships between peasants and rulers। और इसी समय के दौरान हमको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि ज़मीन के ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक के ऊपर होता है, कल्टीवेशन, ठीक है, खेती के ऊपर, टैक्सेशन जो कर लेना होता है, कर जो लिया जाता है उसके ऊपर, और पीजेंट्स और उनके रूलर्स यानी कि जो किसान होते हैं वो और उनके जो मालिक होते हैं उनके बीच के जो रिलेशनशिप होते हैं उसके ऊपर देखने को मिलता है। दिस डेवलपमेंट्स शेप्ड द अग्रेरियन स्ट्रक्चर ऑफ मेडिवल इंडिया। और ये सारे जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो आकार देते हैं जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर होता है मेडिवल इंडिया के अंदर, मध्यकालीन भारत के अंदर, उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एक करके उसको अच्छे से समझते हैं। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपैंडेड ग्रेटली ड्यूरिंग दिस टाइम। इस समय एग्रीकल्चर, कृषि जो है वो बहुत तेज़ी से क्या होता है, एक्सपैंड करता है, फैलता है। फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड एंड न्यू लैंड्स वेयर ब्राउट अंडर कल्टीवेशन। यहाँ पे जंगलों की कटाई की जाती है इस समय और नए ज़मीन को लाया जाता है ताकि उसके अंदर खेती बाड़ी हो सके, ठीक है, कृषि हो सके, ठीक है। द यूज ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज सच एज टैंक्स, वेल्स, कैनाल्स एंड रिजर्वियर्स इंक्रीजेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो इस समय इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है, उसके इस्तेमाल को बढ़ाया जाता है, जैसे कि टैंक्स हो गए, वेल्स हो गए, कुएँ हो गए, ठीक है, कैनाल्स नहर हो गया, रिजर्वियर्स हो गए, ठीक है, तालाब हो गए, ये सारे बनाए जाते हैं ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सके। Many regions of South India, especially under the Cholas, witnessed extensive agricultural development। और जो साउथ इंडिया है यानी दक्षिणी भारत है उस समय उस तरफ कई सारे हमको क्षेत्र देखने को मिलते हैं, खास करके चोला के अंदर, जो कि विटनेस होते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के। यहाँ पे बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर कृषि को बढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लैंड ग्रांट्स एंड देयर इम्पैक्ट। तो भूदान और उसका क्या प्रभाव होता है ये देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड वाज द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स। इस समय जो हम देखते हैं कि लैंड ग्रांट्स बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, ठीक है। किंग्स डोनेट लैंड्स टू ब्राह्मण्स, टेम्पल्स, ऑफिशियल्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो जो यहाँ पे राजा होते हैं, राजा महाराजा जो भी हो गए, ठीक है, वो डोनेट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि भूदान कर देते हैं, लैंड को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं ब्राह्मण्स को, ठीक है, मंदिरों को, ऑफिशियल्स को, अपने ऑफिसर्स होते हैं उनको, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। दिस ग्रांट्स वेयर ऑफन टैक्स फ्री एंड इंक्लूडेड राइट्स ओवर द पीजेंट्स लिविंग ऑन द लैंड। अब ये सारे जो ग्रांट्स होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर राइट्स होते हैं कि जो पीजेंट्स होते हैं वो उस लैंड्स पे क्या कर सकते हैं, हाँ, उनका हक हो सकता है, ठीक है, कि वो वहाँ पे रहें, ठीक है, पीजेंट्स को उन पे रहने का हक होगा, लिविंग ऑन द लैंड। एज अ रिजल्ट अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स इमर्ज्ड। और इसी के फलस्वरूप यहाँ पे एक नया क्लास उभर करके सामने आता है जिसको लैंडलॉर्ड्स कहा जाता है। द रिसिपेंट्स ऑफ लैंड ग्रांट्स गेंड इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर विलेज। अब जो यहाँ पे लैंड ग्रांट्स लेने वाला है, रिसिपेंट्स है, ठीक है, उसको एक इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिल जाता है पूरे गाँव का। दिस रिड्यूस द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द किंग ओवर रूरल एरियाज़। और ये जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है किंग का रूरल एरियाज़ के अंदर, उसको ये कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यू क्लास आ गया है लैंडलॉर्ड्स, वो अब यहाँ पे रूल करता है उस एरिया को, ठीक है। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ पीजेंट्स। यहाँ पे पीजेंट्स का क्या पोजीशन होता है वो देखते हैं। पीजेंट्स वी आर द मेन कल्टिवेटर ऑफ लैंड्स। तो जो भी लैंड होता है, ठीक है, कोई भी भूमि होता है, उसको कल्टिवेट करने वाले कौन होते हैं, मेन तो पीजेंट्स ही होते हैं, ठीक है। दे पेड टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ ए शेयर ऑफ द प्रोड्यूस, कैश और लेबर सर्विस। अब वो जो टैक्स पे करते हैं वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है, या तो अपने प्रोड्यूस का कुछ शेयर करें, जितना उन्होंने उगाया है उसका कुछ हिस्सा वो टैक्स के रूप में दें, या फिर वो कैश दें, या फिर वो अपना एक सर्विस दे करके, लेबर सर्विस दे करके
पूरा करें टैक्स के रूप में। इन मेनी केसेस पीजेंट्स बिकम डिपेंडेंट ऑन लैंडलॉर्ड्स एंड लोकल चीफ्स। बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है कि जो पीजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो डिपेंडेंट होते हैं अपने लैंडलॉर्ड्स पे या फिर लोकल चीफ्स पे। सम पीजेंट्स ऑन लैंड वाइल अदर्स वर्कड एज टेनेंट। कुछ जो किसान होते हैं वो ज़मीन को खरीद लेते हैं, ठीक है, उसके मालिक बन जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो एक टेनेंट्स के रूप में, यानी कि उसके अंदर किराए पे यानी कि दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने वाले बन जाते हैं। देयर कंडीशंस वैरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन। इनके अगर कंडीशंस की बात की जाए तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग देखने को मिलता है। हैवी टैक्सेशन एंड कंपलसरी लेबर समटाइम्स इंक्रीज देयर बर्डन। ठीक है, तो ज़्यादा टैक्स होना या फिर कंपलसरी लेबर करना कभी कभी उनके ऊपर बर्डन को बढ़ाता है, भार को बढ़ा देता है। हाउएवर पीजेंट्स रिमेन द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी। जबकि जो पीजेंट्स हैं वो अभी भी क्या हैं, रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण जो भी इकोनॉमी है, ठीक है, उसके वो बैकबोन कहलाते हैं। इंटरमीडियरीज़ का यहाँ पे उदय होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो राइज ऑफ इंटरमीडियरीज मतलब कि जो बीच के होते हैं, दैट इज़ द बिचौलिए जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो वो बीच के कुछ होते हैं जो दोनों के बीच में एक कनेक्शन, एक लिंक कहीं ना कहीं बनाते हैं। ठीक है, द पीरियड सॉ द राइज ऑफ इंटरमीडियरीज सच एज लोकल चीफ्स, फ्यूडेटरीज एंड लैंडलॉर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ इंटरमीडियरीज देखने को मिलता है इस समय, जैसे कि लोकल चीफ्स हो गए, फ्यूडेटरीज हो गए और लैंडलॉर्ड्स हो गए। देज ग्रुप्स collected taxes from peasants and maintain law and order in village। ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये सब लोकल चिप्स के ग्रुप होते हैं, फेडरेटरीज के ग्रुप होते हैं, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स हो गए, ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं, टैक्स को कलेक्ट करते हैं पीजेंट से और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं गाँव में। दे एक्टेड अ लिंक बिटवीन द किंग एंड कल्टिवेटर। तो ये किंग और कल्टिवेटर के बीच के लिंक होते हैं। तो यहाँ पे किंग हो गए, किंग ने बोला कि हमको टैक्स चाहिए, यहाँ पे कल्टीवेटर हो गए जो टैक्स देने वाले हैं, तो किंग ने किनको पकड़ा, इंटरमीडियरीज़ को, और ये क्या करेंगे, ये यहाँ से कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ ये वापस पहुँचाएंगे। ठीक है, तो ये बीच के हो गए इंटरमीडियरीज। इसमें लोकल चीफ्स आते हैं, फ्यूडेटरीज आते हैं और लैंडलॉर्ड्स आते हैं। द ग्रोथ ऑफ देज इंटरमीडियरीज लीड टू द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडल टाइप सिस्टम इन मेनी रीजन्स। अब ये जो इंटरमीडियरीज जो आ गए, इसकी वजह से जो सेंट्रलाइजेशन था पावर का वो खत्म हो गया, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो गया पावर का। ठीक है, और साथ ही साथ एक फ्यूडल टाइप सिस्टम यहाँ पे बना, जहाँ पे ये फ्यूडल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इनसे लेकर के कुछ जो भी टैक्स होगा वो यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे एक फ्यूडल इनको अपॉइंट करना पड़ा। अब क्या होता है गांव का यहाँ पे रोल, वो देखते हैं। विलेज बिकम इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है विलेज। विलेज असेंबलीज मैनेज लोकल अफेयर्स, इरिगेशन एंड टैक्स कलेक्शन। विलेज की जो असेंबलीज होती हैं, समितियाँ होती हैं, वो कहीं ना कहीं लोकल जो भी अफेयर्स होते हैं, ठीक है, इरिगेशन हो गए, ठीक है, और टैक्स का कलेक्शन हो गया, वो मैनेज करती हैं। इन साउथ इंडिया विलेज इंस्टीट्यूशंस वेयर पार्टिकुलरली अ स्ट्रॉन्ग एंड प्लेड अ मेजर रोल इन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं अगर दक्षिणी भारत की बात करें तो यहाँ पर जो विलेज इंस्टीट्यूशन है वो एक अहम रोल निभाता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से वो वहाँ पे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को निभाने में मेजर रोल मदद करते हैं। ठीक है, तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे विलेज इंस्टीट्यूशन ही करते हैं साउथ इंडिया के अंदर। कंक्लूजन में हम देखेंगे एग्रेरियन रिलेशंस बिटवीन 700 to 1200 सेंचुरी were characterized by the expansion of agriculture, widespread land grants and rise of landlords and intermediaries। तो जो एग्रेरियन रिलेशन हमने देखा 700 to 1200 सेंचुरी के अंदर, यहाँ पर हमको कई सारी चीज़ देखने को मिले, जिसमें हमको एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन देखने को मिलता है, लैंड ग्रांट्स बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, और यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स का और इंटरमीडियरीज का हमको राइज देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो डिपेंडेंस का है, ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑफ पीजेंट्स भी देखने को मिलता है कि जो पीजेंट्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, These developments transformed the rural economy and society, laying to the foundation for the agrarian structure of medieval India। ये सारे डेवलपमेंट्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करते हैं जो रूरल इकोनॉमी है और जो रूरल सोसाइटी है उसको, कि वो कहीं ना कहीं जो मेडिवल इंडिया के अंदर जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है उसका ये फाउंडेशन रखने में हेल्प करते हैं। तो रूरल इकोनॉमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है। एग्रीकल्चर रिमेन द सेंट्रल पिलर ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी पीरियड के दौरान, इसी समय काल के दौरान जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ठीक है, एग्रीकल्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो ये एक सेंट्रल पिलर की तरह काम करता है इकोनॉमिक लाइफ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ के अंदर देखें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है मेडिवल इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इस पीरियड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ओके, so the next question is discuss the nature of land grants and land rights in India between century 700 to 1200 CE।
So the period of between 700 and 1200 CE was an important phase in Indian history. During this time, agriculture became the main source of wealth, and kings frequently granted land to religious institutions, Brahmins, officials and military officers. तो जो 700 से लेकर 1200 तक ईस्वी का जो समय था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पीरियड के दौरान जो एग्रीकल्चर है वो मेन सोर्स होता है वेल्थ का, और जो राजा महाराजा होते हैं वो इस समय भूदान करते हैं, ठीक है, लैंड ग्रांट्स करते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस यानी कि धार्मिक जो भी संस्थान होते हैं उनको, ब्राह्मण्स को, अपने अफसरों को और मिलिट्री ऑफिसर को। These land grants greatly influence the social, economic and political structure of medieval India। और मध्यकालीन भारत में ये जो भूदान है वो बहुत तरह से प्रभावित करते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को, ठीक है, इसकी बनावट को, ठीक है। अब क्या नेचर होता है लैंड ग्रांट्स का ये समझते हैं। नेचर ऑफ लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स वेयर गिफ्ट्स ऑफ लैंड given by rulers through official documents often inscribed on copper plates। तो ये जो भूदान होता है वो एक तरह से गिफ्ट होता है, उपहार होता है, जहाँ पे वो लैंड्स देते हैं उपहार के रूप में, और ये रूलर्स के द्वारा दिया जाता है, शासक के द्वारा, ठीक है, अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या फिर कॉपर प्लेट्स पे इंस्क्राइब करके दिया जाता है। The main purpose was to reward services, gain religious merit and strengthen political control over different regions। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है रिवार्ड सर्विस का, कि इससे जो रिलीजियस मेरिट है वो आप हासिल करते हो, साथ ही साथ आपकी जो राजनीतिक कंट्रोल है वो आपकी मजबूत होती है अलग अलग क्षेत्रों में। कुछ मेजर जो टाइप्स है लैंड ग्रांट्स के वो यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ द ब्रह्मदेय, जिसको लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को जो किया जाता है उसको ब्रह्मदेय कहते हैं। सेकंड इज देवदान, लैंड डोनेटेड टू टेम्पल्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यानी मंदिरों को और धार्मिक संस्थानों को जो भू दिए जाते हैं, ज़मीन दिए जाते हैं, उनको देवदान कहते हैं। अग्रहारा, विलेज ग्रांटेड्स टू ग्रुप्स ऑफ ब्राह्मण्स विथ स्पेशल प्रिविलेज। तो यहाँ पे जो विलेज होते हैं वो ग्रांट करते हैं, विलेज जो है वो यहाँ पे ग्रांट किया जाता है, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ ब्राह्मण्स को, खास करके स्पेशल प्रिविलेज के लिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अग्रहारा कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे विलेज दिए जाते हैं, ठीक है। द ग्रांट्स ऑफन इंक्लूडेड नॉट ओनली एग्रीकल्चरल लैंड बट ऑल्सो विलेज। जैसा कि हमें बात की कि यहाँ पे ग्रांट्स में सिर्फ यहाँ पे कुछ लैंड ही नहीं दिए जाते हैं, बल्कि कभी कभी विलेज दिए जाते हैं, फॉरेस्ट दिए जाते हैं, वाटर रिसोर्सेज दिए जाते हैं, ये सारे दे दिए जाते हैं। एंड द राइट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स, और यहाँ पे रहने वाले लोगों से टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स भी दे दिया जाता है, अधिकार भी दे दिए जाते हैं। इन मेनी केसेस द ग्रांटीज वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। और बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है कि जो गारंटीज होते हैं वो वहाँ से जो टैक्सेस होता है वो स्टेट को देते हैं, ठीक है, जो टैक्स है वो पे करके वहाँ पे वो स्टेट को दिए जाते हैं। लैंड राइट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस समय जो भू अधिकार होता है उसके बारे में देखते हैं। लैंड राइट्स बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड के दौरान अगर हम देखें तो लैंड राइट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है। डिफरेंट ग्रुप्स इंजॉय डिफरेंट राइट्स ओवर लैंड। अलग अलग जो यहाँ पे वर्ग होते हैं, समुदाय होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरह से लैंड राइट्स का क्या करते हैं, मतलब उसका मतलब लाभ ले पाते हैं, ठीक है। जो ज़मीन के ऊपर उनके अधिकार होते हैं उसका अलग अलग वो लाभ लेते हैं, ठीक है। राइट्स ऑफ द किंग, जो राजा महाराजा होते हैं उनके क्या अधिकार होते हैं वो देखते हैं। द किंग वॉज जनरली कंसिडर्ड द सुप्रीम ऑनर ऑफ लैंड। तो जो सुप्रीम ऑनर होते हैं लैंड के, उनको राजा को माना जाता है कि वो सुप्रीम ऑनर है लैंड के। ही हैड द अथॉरिटी टू डिस्ट्रीब्यूट लैंड, कलेक्ट रेवेन्यू एंड ग्रांट प्रिविलेज टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। उनके पास पूरा अधिकार होता है कि वो लैंड को किसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वहाँ से कितना कलेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू, और जो प्रिविलेज है वो ग्रांट कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल्स या फिर किसी संस्थान को, ठीक है। राइट ऑफ गारंटीज़, द रिसिपेंट्स ऑफ लैंड ग्रांट्स रिसीव्ड एक्सटेंसिव राइट्स। जिनको लैंड ग्रांट्स दिए जाते हैं, जो उसके रिसिपेंट्स होते हैं, उनके पास भी कुछ राइट्स यहाँ पे होते हैं। दे कुड कलेक्ट टैक्सेस, सुपरवाइज कल्टिवेशन, सेटल डिस्प्यूट्स एंड समटाइम्स एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कल्टिवेशन को सुपरवाइज कर सकते हैं कि वहाँ पे खेती बाड़ी अच्छे से हो रही है कि नहीं, डिस्प्यूट जो होते हैं, मतभेद होते हैं, ठीक है, उसको सेटल कर सकते हैं, और कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का भी वो उपयोग कर सकते हैं, एक्सरसाइज उसको कर सकते हैं। दिस इंक्रीज दियर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। ये उनके इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को बढ़ाता है। अगला हम देखते हैं राइट्स ऑफ पेजेंट्स, जो वहाँ पे किसान भाई होते हैं उनका क्या अधिकार होता है। पेजेंट्स वी आर द एक्चुअल कल्टिवेटर ऑफ लैंड। पेजेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअल कल्टिवेटर होते हैं लैंड के, ये असल में खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं। ऑल्दो दे वर्कड ऑन द लैंड एंड हैड
customary rights to cultivation, they often had to pay tax, rent or services to landlords, temples और brahmins beneficiaries. चूँकि ये काम करते हैं लैंड के ऊपर, तो ये एक तरह से इनका कस्टमरी राइट्स होता है कल्टीवेशन के ऊपर, ठीक है। और ये टैक्सेस पे करते हैं, रेंट देते हैं या फिर सर्विसेज देते हैं लैंडलॉर्ड्स को, टेम्पल्स को या फिर ब्राह्मण्स के बेनिफिशियरीज को। तो इस तरह से ये अपना क्या करते हैं, एक तरह से सर्विस दे करके या फिर जो टैक्सेस है वो पे करते हैं, ठीक है। दियर राइट्स वेर यूजुअली वीकर दैन दोज ऑफ लैंड होल्डर्स। तो इनके जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, वो कम होते हैं, ठीक है, कमज़ोर होते हैं, ठीक है। अगर हम लैंड होल्डर्स से इनके कंपेरिजन करें तो लैंड होल्डर्स की तुलना में इनके जो अधिकार होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। राइट्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, जो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ होते हैं उनके क्या राइट्स होते हैं। विलेज कम्युनिटीज़ ऑल्सो पोजेज सर्टेन कलेक्टिव राइट्स ओवर कॉमन रिसोर्सेज सच एज ग्रेजिंग लैंड्स, फॉरेस्ट्स एंड वाटर बॉडीज़। तो वहाँ के जो विलेज के जो समुदाय होते हैं उनके भी कुछ यहाँ पे कलेक्टिव राइट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो जो कॉमन रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर, जैसे वो चाहे वो ग्रेजिंग लैंड्स हो, यानी कि जो घास वाले ज़मीन होते हैं जहाँ पे जो उनके कैटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हो, जंगल हो या फिर वाटर बॉडीज़ हो इरिगेशन के लिए। हाउएवर मेनी ऑफ देज राइट्स वेयर ग्रेजुअली ट्रांसफर्ड टू गारंटीज थ्रू लैंड डोनेशन। तो इसमें से बहुत सारे जो अधिकार होते हैं वो दे दिए जाते हैं जो गारंटीज़ होते हैं, यानी कि जो रिसीव करने वाले होते हैं लैंड ग्रांट्स को, उनको। तो लैंड डोनेशन दे करके वो गारंटीज जो होते हैं उनको ये सारे राइट्स ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है लैंड ग्रांट्स का, ये देखते हैं। सो लैंड ग्रांट्स इनकरेज्ड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड्स अंडर कल्टीवेशन। तो लैंड ग्रांट्स जो है वो खेती को, कृषि को और ज़्यादा इनकरेज करता है नए लैंड्स को जोड़ करके, ठीक है, कल्टीवेशन के अंदर। दे हेल्प्ड स्प्रेड ब्राह्मणिकल कल्चर एंड स्ट्रेथन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो ये कहीं ना कहीं जो यहाँ पे ब्राह्मणिकल कल्चर जो है उसको फैलाता है, साथ ही साथ जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको भी मजबूत करता है। हाउएवर दे ऑल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ पावरफुल लोकल लैंडलॉर्ड्स एंड इमीडिएटरीज रिड्यूसिंग दियर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर विलेज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पावरफुल लोकल लैंडलॉर्ड्स और इंटरमीडियरीज जो हैं वो यहाँ पर इमर्ज होते हैं, ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है स्टेट का विलेज के ऊपर वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम पहले देख रहे थे, किंग जो था वो डायरेक्ट जो था वहाँ पे कल्टीवेटर से टैक्स कलेक्ट कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गए, कुछ पावरफुल लैंडलॉर्ड्स आ गए, ठीक है, या फिर इंटरमीडियरीज आ गए, जिन्होंने क्या कर दिया, इनके बीच का जो डायरेक्ट कंट्रोल था उसको कम कर दिया। दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडल लाइक सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसकी वजह से कुछ यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब हम कंक्लूजन में बताएंगे, बिटवीन 700 to 1200 CE लैंड ग्रांट्स बिकम अ की फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज के अंदर 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में लैंड ग्रांट्स यानी कि जो भूदान था वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। दे ट्रांसफर्ड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स फ्रॉम द स्टेट टू ब्राह्मण्स, टेम्पल्स एंड लोकल इलाइट्स। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार होते हैं, यानी कि जो आर्थिक और ये एडमिनिस्ट्रेटिव, दैट मीन्स की जो कामकाज वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो ये सारे अधिकार जो हैं वो कहीं ना कहीं दे दिए जाते हैं स्टेट से ब्राह्मण्स के ऊपर, ठीक है, या फिर टेम्पल्स को, या फिर लोकल जो वहाँ पे इलाइट वर्ग के लोग होते हैं, यानी कि उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उनको दे दिए जाते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट, जिसके फलस्वरूप लैंड ऑनरशिप एंड राइट्स बिकेम मोर हेरारिकल, शेपिंग द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया। और जिसके फलस्वरूप जो देखने को मिलता है कि जो लैंड ऑनरशिप होता है या फिर जो उसके अधिकार होते हैं वो ज़्यादा हेरारिकल हो जाता है, जहाँ पे हेरारकी हमको देखने को मिलता है, और ये आकार देता है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना को, जो कि हमको मध्यकालीन भारत में देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में जो लैंड ग्रांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं, दैट इज़ एनालाइज द राइज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द भक्ति मूवमेंट। सो द भक्ति मूवमेंट वाज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट इन मेडिवल इंडिया। तो जो मध्यकालीन भारत के अंदर हम देखते हैं कि जो भक्ति मूवमेंट है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक मूवमेंट देखने को मिलता है। It started around 7th century in the South India and later spread to North India between 12th and 17th century। तो अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें तो यहाँ पर यह 7वीं शताब्दी में ही शुरुआत हो जाता है, लेकिन ये बाद में नॉर्थ इंडिया, ठीक है, यानी कि उत्तर भारत में भी हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर ये 12वीं से 17वीं शताब्दी तक के बीच में फैलता है। द मूवमेंट एम्फेसाइज्ड डिवोशन, दैट इज़ भक्ति, टू गॉड
एज द ईजिएस्ट पाथ टू सेलिब्रेशन। तो ये मूवमेंट जो है ये बताता है कि जो भक्ति है यानी कि जो डिवोशन है वो गॉड का करना जो है यानी कि भगवान की भक्ति करना सबसे आसान पाथ है सेलिब्रेशन को प्राप्त करने का, ठीक है। इट अपोज्ड रिजिड रिचुअल्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस। तो ये कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े जो यहाँ पे रिचुअल्स किए जाते हैं, ठीक है, और जो कास्ट को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव देखने को मिलता है, जैसे निम्न वर्ग के लोगों को मंदिरों में जाना मना होता है, और यहाँ पे जो रिलीजियस इंटॉलरेंस देखने को मिलता है, दूसरे धर्म को लोग जो अपनाते नहीं हैं, ठीक है, उनके बीच जो भेदभाव होता है, ये सभी चीज़ों को ये क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे राइज होता है भक्ति मूवमेंट का। तो राइज ऑफ द भक्ति मूवमेंट, सेवरल फैक्टर्स लीड टू द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो कुछ यहाँ पे फैक्टर्स हैं, तथ्य हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमको भक्ति मूवमेंट का राइज देखने को मिलता है। फर्स्ट इज़ द अपोजिशन टू रिचुअलिज्म। तो यहाँ पे जो रिचुअल होते हैं, ठीक है ना, उसको ये अपोज करता है, ठीक है। सो रिलीजन हैज़ बिकेम डोमिनेटेड बाई कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड सेरेमनीज परफॉर्म बाई प्रीस्ट्स। तो यहाँ पे जो धर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुत सारी जगहों पे हमको देखने को मिलता है कि जो रिलीजन्स हैं उसको डोमिनेट किए जाते हैं, वहाँ के कुछ रिचुअल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स होते हैं, सेरेमनीज होते हैं, ठीक है, कि पूजा पाठ करना है तो ये सारे चीज़ करने होंगे, ये सारे जो रिचुअल्स होते हैं या फिर जो उनकी सेरेमनीज होते हैं, ठीक है, जो कि उनके प्रीस्ट पुजारी के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, इसके द्वारा डोमिनेट होता है। कॉमन पीपल फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फॉलो देज प्रैक्टिसेस। और जो समान लोग होते हैं, ठीक है, मतलब कॉमन लोग होते हैं, वो इन सब चीज़ों को कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल पाते हैं, ठीक है, ये सारे प्रैक्टिसेस को कर पाना उनके लिए काफ़ी कठिन होता है। भक्ति सेंस टाउट दैट सिंसियर डिवोशन वाज मोर इंपॉर्टेंट दैन रिचुअल्स। तो यहाँ पे जो भक्ति संत होते हैं वो ये बताते हैं, ये शिक्षा देते हैं कि सिंसियर डिवोशन यानी कि एक मतलब सिंसियर, किसी चीज़ में आप सिंसियर होते हो तो आप उसको जल्दी हासिल करते हो। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे आपकी एक श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है, सिंसियर आपकी एक भक्ति होनी चाहिए, और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कई सारे रिचुअल से, ठीक है। यानी आपका मन साफ़ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका मन साफ़ है तो आप बाहर में अगर ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं करते हो तो वो भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। और अगर आपका मन ही साफ़ नहीं है और बाहर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द कास्ट इनइक्वालिटी। द कास्ट सिस्टम हैज़ बिकम वेरी रिजिड। यहाँ पे कास्ट सिस्टम को हम देखते हैं जो कि बहुत ही रिजिड रहता है शुरू से, ठीक है, जहाँ पे पहले से हम जानते हैं कि यहाँ पे वर्ण होते हैं, ठीक है, वर्ण की वजह से यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य, शूद्र, ऐसे सब बटे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कास्ट सिस्टम होता है वो बहुत ही रिजिड होता है। लोअर कास्ट फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। तो जो लोअर कास्ट होते हैं जैसे शूद्र हो गए, उनको काफ़ी भेदभाव झेलना पड़ता है, और साथ ही साथ समाज से भी उनको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बाहर ही रखा जाता है। भक्ति संत प्रीच्ड इक्वालिटी एंड वेलकम पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट। वहीं यहाँ पे अगर हम भक्ति संत की बात करें तो ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी को मानते हैं, और उसके साथ ही साथ ये यहाँ पे हर कास्ट से आने वाले लोगों को वेलकम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नीड फॉर सिंपल रिलीजन। तो यहाँ पे एक देखते हैं, पीपल वांटेड अ सिंपल एंड पर्सनल वे टू वर्शिप गॉड। तो यहाँ पे लोग जो हैं वो भी एक सामान्य और एक मतलब अपना एकदम पर्सनल एक तरीका चाहते हैं जहाँ पे वो भगवान की पूजा कर सकें। भक्ति संत स्टाउट दैट गॉड कुड बी रीच्ड थ्रू लव, फेथ, डिवोशन विदाउट एनी इंटरमीडियरीज। तो उसी तरह से यहाँ पे जो भक्ति संत होते हैं वो ये भी बताते हैं कि अगर आपको भगवान को पाना है, भगवान तक आपको पहुँचना है, ठीक है, तो आप प्रेम से, विश्वास से और भक्ति से आप पहुँच सकते हो बिना किसी इंटरमीडियरीज के। तो आपको यहाँ पे कोई बीच के लोग नहीं चाहिए जो आपकी बात को पहुँचाए। आप खुद से अगर सच्चे मन से, ठीक है, आप एक श्रद्धा रखते हो, फेथ रखते हो, विश्वास रखते हो, प्यार रखते हो, ठीक है, भक्ति रखते हो, तो आपको भगवान से क्या हो जाएगा, आप उनके तक पहुंच पाओगे, ठीक है, मतलब वहाँ तक आपकी बात पहुंच जाएगी, ठीक है। आपको किसी इंटरमीडियरीज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। संस प्रीच इन लोकल लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ संस्कृत। अब यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं उनको हो सकता है संस्कृत भाषा नहीं पता हो, तो इसलिए यहाँ पे जो संत होते हैं वो अपने लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं संस्कृत की जगह पे। दिस मेड दियर टीचिंग्स ईजी टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प्ड अ स्प्रेड द मूवमेंट अमॉन्ग ऑर्डिनरी पीपल। और उनकी जो ये बात है, ये जो टीचिंग्स है, चूँकि ये लोकल लैंग्वेज में होने की वजह से लोगों को समझने में आसानी होती है, और उनकी जो टीचिंग्स हैं वो आसानी से फैलते हैं लोगों के बीच में, ऑर्डिनरी पीपल तक ये पहुंच पाते हैं। तो जो सामान्य लोग होते हैं वहाँ तक भी ये सारी चीज़ें पहुंच जाती है। नेक्स्ट इज इंट्रैक्शंस विद इस्लाम। द अराइवल ऑफ इस्लाम इनकरेज आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी, ब्रदरहुड एंड डिवोशन टू वन गॉड। अब इसी समय इस्लाम का भी उदय होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे इस्लाम जो आता है तो उसके वजह से ये इनकरेज करते हैं इक्वालिटी के आइडिया को, कि हमें सब में समानता रखनी चाहिए, भाईचारे को बढ़ाते हैं और भक्ति को बढ़ाते हैं कि सभी जो है वो एक ही भगवान है, ठीक है। These ideas influenced many भक्ति संत एंड हेल्प्ड प्रमोट रिलीजियस हार्मोनी। और ये जो विचार होते हैं बहुत सारे भक्ति संत को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, और वो सब मिल करके
प्रमोट करते हैं रिलीजियस हार्मोनी की, हर धर्म को हमको क्या करना चाहिए, सेम भाव से सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेजर संस हैं जो भक्ति मूवमेंट के अंदर देखे गए हैं, उनको हम यहाँ पे देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट भक्ति संस वेयर रामानुज, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, तुलसीदास। तो ये सारे कुछ हमारे यहाँ पे क्या हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे संस जो हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। दीज संस स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, डिवोशन, इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी। तो ये सारे जो संत हैं ये सब एक ही मैसेज जो है वो फैलाते हैं, प्यार का, ठीक है, भक्ति का, समानता का और मानवता का। अब इसके क्या सिग्निफिकेंस है वो समझते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट। फर्स्ट इज द रिलीजियस रिफॉर्म। द मूवमेंट चैलेंज्ड blind faith, superstitions and ritualism. It emphasized personal devotion and moral living. तो जो अंधभक्ति है, ठीक है, उसको ये ख़त्म करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी ये रिचुअलिज्म है, सुपरस्टिशन है, ये सबको ये मतलब कहीं ना कहीं चैलेंज देते हैं और ये बोलते हैं कि पर्सनल डिवोशन और मोरल जो लिविंग है वो ज़्यादा हमें ज़रूरी है, ठीक है। मतलब हमारी खुद से अंतरात्मा से श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द सोशल इक्वालिटी। भक्ति संत अपोज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट इक्वालिटी अमंग ऑल ह्यूमन बींग्स। तो जो भी भक्ति संत होते हैं वो कास्ट को लेकर के जो भेदभाव है उसको वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं और लोगों के बीच में, सभी ह्यूमन बींग्स के बीच में इक्वालिटी को फैलाते हैं। नेक्स्ट इज द रिलीजियस हार्मोनी। मेनी संस डाउट दैट ऑल रिलीजन्स लीड टू द सेम गॉड। दिस हेल्प्ड इम्प्रूव रिलेशंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। बहुत सारे संत जो है वो सिखाते हैं कि सभी धर्म जो है वो एक ही भगवान से होकर के आए हैं और ये कहीं ना कहीं मदद करता है हिंदू और मुस्लिम के रिश्तों को बेहतर करने में, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ रीजनल लिटरेचर। भक्ति संस कंपोज पोएम्स, सॉन्ग्स एंड हाइम्स इन रीजनल लैंग्वेज। दिस इनरिच्ड इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर। तो भक्ति संत जो यहाँ पे हैं वो कंपोज करते हैं पोएम को, सॉन्ग्स को, हाइम्स को, ठीक है। ये सब अपने रीजनल लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में यूज़ करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इंडियन लिटरेचर और कल्चर को बहुत ज़्यादा मतलब फुलफिल करता है, भरता है। अलग अलग हमको लैंग्वेजेस जानने को मिलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द स्पिरिचुअल अवेकनिंग। द मूवमेंट इनकरेज पीपल टू डेवलप अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ गॉड थ्रू लव, डिवोशन एंड सेल्फलेस सर्विस। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट है वो लोगों को प्रोत्साहित करता है कि उनका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बन सकता है भगवान के साथ, प्यार के साथ, भक्ति के साथ और सेल्फलेस सर्विस के साथ। मतलब अपनी बारे में ना सोच के दूसरों के लिए सोचना, ये होता है सेल्फलेस सर्विस। तो इस तरह से आप भगवान के थ्रू अपना डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं। सो कंक्लूजन में बताएंगे, द भक्ति मूवमेंट वॉज अ पावरफुल रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन सोसाइटी। तो भक्ति मूवमेंट जो था वो बहुत ही ताकतवर धार्मिक और सामाजिक बदलाव था जो कहीं ना कहीं भारतीय समाज को पूरे तरीके से बदल दिया। इट प्रोमोटेड डिवोशन, इक्वालिटी, सिंप्लिसिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस। तो ये प्रोमोट करता है डिवोशन, भक्ति को, इक्वालिटी, समानता को, सिंप्लिसिटी मतलब साधारण जीवन को और रिलीजियस टॉलरेंस को, यानी कि दूसरे धर्मों को भी मतलब अच्छे से आदर सम्मान करने को, ठीक है। इट्स टीचिंग्स कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल वैल्यूज इवन टुडे। और इसकी जो शिक्षा हैं, सीख हैं, वो आज के भारत के अंदर कल्चर को, स्पिरिचुअलिटी को और समाज के वैल्यूज़ को अभी भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो भक्ति मोमेंट है उसके अलग अलग यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट्स देखने को मिले और वो कैसे आज के भी आधुनिक भारत में भी अपने टीचिंग्स को यूज़फुल बनाता है। तो इस तरह से हमने आज के इस सेशन को कंप्लीट किया, जहाँ पर हमने BHIC 132 का पार्ट 2 वीडियो यहाँ पे कंप्लीट किया। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो बना रखा है, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर देखिए। वहाँ पे भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे नोटिसेस यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आप उसे हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com से परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आप आसानी से यहाँ से बाई नाउ पे जा करके गेस्ट पेपर को परचेज कर लेंगे। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।
अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।